हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट जो आपने 11th में सब्जेक्ट चॉइस किया है अर्थशास्त्र, उसका अर्थ या उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, अर्थ का अभिप्राय इंग्लिश वाले अर्थ से तो हम लेते हैं पृथ्वी से, लेकिन हिंदी वाला जो अर्थ होता है उसका अभिप्राय क्या होता है? धन से। तो यदि आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो धन से रिलेटेड जितनी बातें उसको हम जिस शास्त्र में पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट में उसका अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। धन से संबंधित जितनी बातें हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? हमारे अर्थशास्त्र में। आप देखिए इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति की जो क्रियाकलाप है, हर एक व्यक्ति की जो एक्टिविटी है या वो आर्थिक गतिविधि क्यों करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। कोई व्यक्ति इसके लिए कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, कोई उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं देकर धन कमाने का कार्य करते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। जिनके बदले में व्यक्ति पैसा प्राप्त करता है वे क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे हम? आर्थिक क्रिया। धनोपार्जन जिसका उद्देश्य है, धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई क्रिया यानी धन कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उनको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, और इन सब क्रियाओं को हम किस में पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में। तो हमारा अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? मुख्य रूप से धन से। इस संसार के अंदर जितने भी गतिविधियां हैं उनके पीछे मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन ही होता है, और धन कमाने के लिए क्योंकि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करनी होती है। यदि हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता संतुष्ट करना जरूरी है। बिना आवश्यकताओं के संतुष्ट के हम जीवित भी नहीं रह सकते। रोटी, कपड़ा और मकान ये तो हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करना चाहता है। तो हमारा अर्थशास्त्र इसके लिए कहता है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं कार्य करने के लिए। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम कृषि और पशुपालन को लेते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे और खनन कार्य शामिल करते हैं, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक इनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उस सेवाओं में शामिल किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर धनोपार्जन करने से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं, व्यक्ति धन क्यों कमाना चाहता है, धन का उपयोग वो कैसे करता है, धन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? हमारे इकोनॉमिक्स में। तो आम बोलचाल की भाषा में या सामान्य शब्दों में यदि हम इसका अर्थ ढूंढे तो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र क्या है? धन से रिलेटेड एक विज्ञान है। धन से रिलेटेड बातें हम जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं हमारा अर्थशास्त्र। बाकी अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से की है। हम अर्थशास्त्र का जनक किसे मानते हैं? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को, जिसने हमारे अर्थशास्त्र को पूरी तरह से धन का विज्ञान बताया, और उसने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों का अध्ययन करता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा किसने की है? एडम स्मिथ ने, और उसी को हम अर्थशास्त्र का जनक भी मानते हैं। एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा में धन को आधार बताया। एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा धन के आधार पर की है, धन को आधार बना। फिर इनकी आलोचना में भी परिभाषाओं की, और कौन आए सामने? मार्शल ने कहा कि धन प्राप्त करना ही व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है, वो इस धन से अपने कल्याण को अधिकतम करना चाहता है। तो उन्होंने क्या करा? सामाजिक कल्याण की बात कही मार्शल ने, और अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए उन्होंने सामाजिक कल्याण से रिलेटेड परिभाषाएं दी। फिर उनकी परिभाषा की भी आलोचना हुई, और कौन आए? रॉबिन्स। उन्होंने कहा कि आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनको पूरा करने वाला जो मुद्रा रूपी साधन है वो कैसा है? हमारा सीमित, स्केर्स है। लेकिन हम उसके अल्टरनेटिव प्रयोग कर सकते हैं, हम उसका विभिन्न कामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास मुद्रा है, धन है, संपत्ति है, आप उसका प्रयोग अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में
एक उपभोक्ता अपने सीमित किंतु वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसा व्यवहार करता है, उस व्यवहार का अध्ययन क्या है हमारी अर्थशास्त्र। यानी रॉबिन्स ने क्या बताया कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने सीमित साधनों के बीच रहते हुए किस प्रकार के व्यवहार को करेंगे जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन अधिकतम हो या हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उसको हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में। फिर उनकी परिभाषा की भी आलोचना हुई और कौन सामने आए, सैमुएल्सन। उन्होंने क्या कहा कि विकासवादी परिभाषाएं दी अर्थशास्त्र की और उन्होंने कहा कि इसके अंदर हम केवल यही नहीं पढ़ते कि हम अपना कल्याण अधिकतम कैसे करें और उसके लिए किस प्रकार का व्यवहार करें, हम अपना कल्याण अधिकतम करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के कल्याण को भी इसके अंदर ध्यान में रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। हम केवल यहाँ इतना ही समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, धन से संबंधित विज्ञान, धन से संबंधित बातों को हम जिसमें पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में, उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। सिंपल रूप में इसका अर्थ यही है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो धनोपार्जन के लिए की जाती है और आर्थिक क्रियाओं को हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में। इसको परिभाषित किया है हमारे एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, सैमुएल्सन ने अलग अलग आधारों पर। लेकिन यहाँ हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो तो है, हमारी पहली किताब चलती है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। यानी हमको मुख्य चीज अभी क्या पढ़नी है, सांख्यिकी का अर्थ क्या है, सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती है, सांख्यिकी के डेटा किस प्रकार कलेक्ट होते हैं, वो हमारी बुक चलती है। लेकिन जब आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो कम से कम आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो आज हम अर्थशास्त्र का अर्थ देखने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो किन किन आधारों पर टिका हुआ है, इसके अध्ययन की विषय वस्तु में क्या क्या आते हैं और उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि वे शब्द जनरली हमारे सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र का आधार क्या है, इसकी विषय वस्तु किन किन चीजों पर टिकी हुई है और इसकी विषय वस्तु को हम किस आधार पर समझकर उनका अर्थ क्या निकाल सकते हैं। तो हमारे अर्थशास्त्र के बेस में जो बातें काम करती है उसके अंदर देखिए, सबसे पहला शब्द यदि हम लें जिस पर हमारा इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु टिकी हुई है, पहला शब्द है इसके लिए उत्पादन। पहला यदि मैं कहूं तो उत्पादन, उत्पादन जिसको इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। देखिए बिल्कुल जनरल अर्थ इसका, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन। इसकी सहायता से हम कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हम किसी वस्तु की मूल्य या उपयोगिता बढ़ा देते हैं तब भी वो क्या कहलाता है, उत्पादन। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि लकड़ी है मेरे पास, तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता कम होगी, लेकिन यदि हम उसी लकड़ी से कुर्सी, मेज, टेबल या अन्य कोई आइटम निर्माण कर लेते हैं तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता अधिक हो जाती है और इस लकड़ी से बनने वाले जो सामान है उनकी कीमत भी हमारे लिए अधिक होगी। तो उत्पादन क्या है, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की क्रिया, कच्चे माल को तैयार माल में, तैयार माल बनाना या किसी वस्तु की उपयोगिता और मूल्य वर्धन कर देना, वो भी क्या कहलाएगा, किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा देना, उपयोगिता बढ़ा देना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। यदि हम किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा रहे हैं, उसकी मूल्य वृद्धि करें, क्योंकि उपयोगिता बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ाना, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा उत्पादन। इसकी सहायता से हम किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि भी कर सकते हैं। अब सेकंड जो शब्द हमारे इकोनॉमिक्स में काम आता है या हमारे इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु में गिना जाता है, उसमें देखिए उपभोग। उपभोग क्या होते हैं, उपभोग कंजप्शन कहते हैं जिसको हम। उपभोक्ता उपभोग करने का कार्य करता है, आप, मैं, इस संसार में जितने व्यक्ति रहते हैं, यदि वे उत्पादन करता है तभी वे क्या होंगे, उपभोग करने वाले व्यक्ति भी होंगे। उपभोक्ता के रूप में हम हर व्यक्ति को गिनते हैं। तो उपभोग क्या होता है, कंजप्शन क्या है, देखिए किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग क्या कहलाता है, उपभोग। किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग, किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग
सेवा का प्रयोग, वो कहलाता है हमारा उपभोग। देखिए, इस आधार पर हम केवल मुंह में खाने वाली वस्तु को ही उपभोग नहीं करते। हमारे इकोनॉमिक्स में उपभोग का अभिप्राय बहुत विस्तृत रूप में लिया जाता है। जो चीज हमें उपयोगिता प्रदान कर रही है, जिसका प्रयोग करने से हमें संतुष्टि मिल रही है, वो सब क्या है? उपभोग। जैसे मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड की सहायता से या इस मार्कर की सहायता से पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मेरे लिए ये पंखा चल रहा है, या मैं इस रूम में विद्यमान टेबल चेयर इनका प्रयोग कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये सब चीजें भी क्या है? मेरे लिए उपभोग में आ रही है। तो इकोनॉमिक्स में उपभोग का अभिप्राय उन सब वस्तुओं और सेवाओं से लिया जाता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उपयोगिता प्राप्त करता है। यहाँ हमारा अभिप्राय वस्तु की हानिकारक या लाभदायक स्थिति से नहीं है, केवल वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग करने से हमारे को संतुष्टि मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोग। अब अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है टिकी हुई है, उसमें तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो वो क्या है? विनिमय। तीसरी बात यदि मैं कहूं, तीसरा शब्द जो हमारे इकोनॉमिक्स में बार बार काम आता है और इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु माना जाता है, वो क्या है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान या लेना देना। विनिमय का अर्थ क्या है? आदान प्रदान या लेना देना। ये कैसे हो सकता है? दो आधारों पर, एक वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय, पहला पार्ट, और इसी का दूसरा पार्ट है मुद्रा। प्राचीन काल में देखिए, मुद्रा जब चलन में नहीं थी तो लोग वस्तु के बदले वस्तु को देकर विनिमय कार्य कर लेते थे। लेकिन आज मुद्रा चलन में, हम मार्केट जाते हैं, अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीदने के लिए हम मुद्रा देकर वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो मुद्रा देकर वस्तुएं प्राप्त करना मुद्रा विनिमय, और वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। जैसे देखिए, मैं चावल को देकर शक्कर प्राप्त कर रही हूँ, या अन्य कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहा है, तो वो वस्तु विनिमय। और जब मुद्रा देकर चीजें प्राप्त की जाती है तो उसको हम कहते हैं मुद्रा विनिमय। विनिमय समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ जो हमारे शब्द इकोनॉमिक्स में काम आता है और जिस पर हमारी इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु टिकी हुई है, वो शब्द है वितरण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन करना। वितरण। वितरण का यदि जनरल अर्थ हम देखें तो उसका अभिप्राय होता है बांटना। अब देखिए, हम इकोनॉमिक्स में क्या बांटते हैं, क्या चीज वितरण करते हैं। हमारे उत्पादन कार्य करने के लिए हमको बहुत सारे साधनों की जरूरत होती है। हम उत्पादन के 5 साधन मानते हैं। उत्पादन साधन 5 है। उत्पादन साधन 5 है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये 5 साधन मानते हैं हम किसी भी उत्पादन कार्य करने के लिए। इनमें से 1, 2, 3 जितनी इच्छा हो आप साधन को यूज करके उत्पादन कार्य को संभव बना सकते हैं। यदि ये साधन उत्पादन में योगदान देते हैं तो आपको बदले में इनको पुरस्कार देना होगा। यदि इन्होंने उत्पादन कार्य में भाग लिया है तो बदले में आपको इनको प्रतिफल चुकाना होगा। तो भूमि को क्या मिलता है? लगान या किराया कह सकते हैं हम। भूमि लगान या किराया प्राप्त करती है। पूंजी क्या प्राप्त करती है? ब्याज, प्रतिफल के रूप में प्रतिफल। फिर देखिए, श्रम को क्या मिलती है? मजदूरी, साहसी को लाभ, और संगठन को क्या मिलता है? वेतन। मैनेजमेंट में यदि लगे हुए हैं तो वेतन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये 5 साधन है। इन्होंने उत्पादन कार्य में यदि योगदान दिया है तो इनको बदले में आपको प्रतिफल चुकाना होता है। तो हमारी राष्ट्रीय आय क्या किससे मिलकर बनी है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, वेतन। इनका योग ही क्या है? राष्ट्रीय आय। क्योंकि हर व्यक्ति इन साधनों के रूप में ही कहीं ना कहीं से इनकम अर्जित करता है। तो हमारी नेशनल इनकम को हमारे इन उत्पादन के साधनों में जो बांटने की क्रिया है उसको हम कहते हैं वितरण। वितरण का क्या अभिप्राय हुआ? राष्ट्रीय आय को उत्पादन के इन 5 साधनों में वितरित कर देना। लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, वेतन के रूप में बांट देना, वो क्या कहलाता है? वितरण। अब लास्ट जो शब्द है हमारे इकोनॉमिक्स में प्रयोग में लिया जाता है, उसका अर्थ भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 5वां जो शब्द है वो है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त।
सार्वजनिक वित्त, राजस्व भी हम जिसको कह सकते हैं, इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? सरकार कौन से कर लगाती है, सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय से किस प्रकार से हम अपने सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं, टैक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन व्यक्तियों पर टैक्स लगाने चाहिए, इस सार्वजनिक वित्त में ये बातें कही जाती है। क्योंकि सरकार अपने खर्चे कहाँ से करती है? कर लगाकर, और करों से जो इनकम प्राप्त होती है वापस लोक कल्याण के लिए व्यय की जाती है। तो लोक कल्याण के लिए क्या नियम और सिद्धांत बने हुए हैं जिसके आधार पर सरकार अपना खर्च करती है और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो सार्वजनिक वित्त में या राजस्व में ये बातें पढ़ी जाती है। टैक्स क्या है, किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय किए जाने चाहिए, उनके लिए क्या सिद्धांत है। तो हमारे इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन शब्दों पर टिकी हुई है और इनका मीन्स क्या होता है, इनका अर्थ हमने इस वीडियो में देखा। जनरल अर्थ इकोनॉमिक्स का क्या है वो भी हमने समझ लिया है। वापस एक बार रिवाइज के तौर पर शॉर्ट रूप में कह दूं तो धन संबंधी बातों को हम जिसमें पढ़ते हैं वो शास्त्र या वो विज्ञान क्या कहलाता है? हमारा अर्थशास्त्र। हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी है, साधन सीमित है। इन सीमित साधनों के बीच रहते हुए व्यक्ति अपनी संतुष्टि या अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या व्यवहार प्रदर्शित करेगा, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसकी विषय वस्तु में हम 5 बातें शामिल करते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पादन क्या है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। उपभोग क्या है? किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग। विनिमय क्या है? किसी चीज का लेना देना जो हम मुद्रा के आधार पर भी कर सकते हैं। वितरण राष्ट्रीय आय को उत्पादन के साधनों में बांट देना। और राजस्व या सार्वजनिक वित्त जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कर क्या है और सार्वजनिक व्यय से रिलेटेड सिद्धांत या नीतियां क्या होते हैं। तो ये तो थी जनरल जानकारी जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के परिचय के रूप में हम देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो किताब चलती है हमारी अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, उसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या है और हमारे अर्थशास्त्र में उसकी क्या उपयोगिता है। धन्यवाद।